औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको आज के लेक्चर में वेलकम किया जाता है। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग इसको डिस्कस करेंगे। और केमिकल बॉन्डिंग आपका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। आपके चैप्टर 2 में से जो है वो 3 आर्टिकल रहते हैं, वो इंशाल्लाह वो भी आपको भेज दिए जाएंगे। चैप्टर 2 में से आपका एक तो रह गया है सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। ये 3 आर्टिकल आपके रहते हैं, तो इंशाल्लाह वो चैप्टर भी आपका वाइंड अप हो जाएगा। और आज हम जिस चैप्टर को डील करेंगे दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर नंबर 6। इसमें केमिकल बॉन्डिंग में आपने क्या पढ़ना है, कुछ चीज़ें वो हैं जो आपने पहले डिस्कस की हुई हैं, आपको कुछ चीज़ें पहले पता हैं, 9-10 से आप उनको करते आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम उन चीज़ों को बेशक 9-10 में है स्किप नहीं कर सकते, हमें करना पड़ेगा उनको दोबारा, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। और हमारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होने के बाद नई चीज़ें फिर हम पढ़ेंगे। देयर आर सम थेरीज दैट आर रिलेटेड विद द केमिकल बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल वो कौन कौन सी थेरीज हैं? एक लेविस थेरी है, एक वेस्पर थेरी है, एक वीबीटी है, एक हाइब्रिडाइजेशन है और एक एमओटी है। ये 5 तरह के कॉन्सेप्ट आपने इस चैप्टर के अंदर जो है वो डील करने हैं। तो ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें मैं यहाँ पे करवाऊँगा आपने उनको अच्छे तरीके से फोकस करना है। इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये रटे से जो है वो आपका सॉल्व नहीं होगा, बल्कि आपको अपने कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्टअप करने पड़ेंगे, तब जाके ये चैप्टर आपका सॉल्व हो सकता है। तो बाकी रही बात जो है वो निशानात की, तो वो बात की बातें हैं। अभी हम जो है वो पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्या क्या करना है, क्या क्या छोड़ना है, वो बात के मसाइल हैं। तो अभी हम जो है जो आपके सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में चीज़ें शामिल हैं, आज वही जो है वो डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले अगर आपको देखें टॉपिक यहाँ पे मैंने 6 लिख दिए हैं। कॉजेज ऑफ द केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, एटॉमिक साइज क्या है, उसकी वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में क्या है, ट्रेंड्स क्या हैं, कोवलेंट आयनिक रेडियाई क्या है, उसके ट्रेंड्स क्या हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, फर्स्ट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है, कौन सी ज़्यादा कौन सी कम है, क्यों कम ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इसके ट्रेंड्स क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसके ट्रेंड्स क्या हैं। तो ये आपका जो है वो एक हिस्सा इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली इसके जो है वो 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो हमारा इससे रिलेटेड है, दूसरा पार्ट हमारा आयनिक कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट से रिलेटेड है, और तीसरा पार्ट हमारा नए पोर्शन से रिलेटेड है, वेस्पर, वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन एंड एमओटी। तो फर्स्ट पार्ट को आज हम यहाँ पे डील करते हैं। सबसे पहला पोर्शन दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इस चीज को हमने समझना है। तो सबसे पहली चीज ये है, केमिकल बॉन्ड बेसिकली इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है? दैट होल्ड्स देम टुगेदर। इन दो एटम्स को इकट्ठा रखती है, इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग की हम डेफिनेशन कर रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो दो एटम मसलन आप लेते हैं, एक Na और एक Cl। Na के एटम को Cl के एटम के साथ जोड़ने के लिए जो फोर्स चाहिए दैट इज केमिकल बॉन्ड। इसी तरह वाटर आप पढ़ते हैं, इस तरह स्ट्रक्चर भी हम इंशाल्लाह इसका डिस्कस करेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों होता है। तो इसके दरमियान जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन ने दो एटम्स को जो होल्ड करके रखा हुआ है, दैट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का पोर्शन एक डेफिनेशन का क्लियर हो जाता है। अब केमिकल बॉन्डिंग क्यों की जाती है? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, क्यों की जाती है, या एलिमेंट या एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? सबसे पहले यह देखा जाता है कि पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा ग्रुप है जिसको हम इनर्ट कहते हैं, या उसको हम नोबल कहते हैं, जिन्हें नोबल गैसेस भी कहा जाता है। ठीक है, एक ग्रुप पूरा आपका इनर्ट है, नोबल फैमिली से रिलेटेड है। तो वो ऐसे हैं जिनको हम नाम देते हैं हीलियम, उसके बाद
नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है जी, ये कुछ हैं एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के। बिल्कुल लास्ट आपका ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18 या 8 भी कहा जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये बेसिकली क्या है, इनका आउटर मोस्ट कंप्लीट होता है। आउटर मोस्ट यानी आखिरी शेल इनका कंप्लीट होता है। जब इनका आखिरी शेल कंप्लीट हो तो दो तरह की कंप्लीशन होती है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 2 पूरे करें तो उसको डुप्लेट कहा जाता है, और अगर 8 पूरे करें तो उसको ऑक्टेट कहा जाता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, 9th-10th में भी, कि डुप्लेट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में पूरे हों डुप्लेट रूल है, और जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों वो ऑक्टेट रूल है। इन अदर वर्ड्स या इन शॉर्ट यू कैन से दैट noble gases contain 2 or 8 electrons in their outermost shell. There are no vacant spaces, there are no vacant places for another electrons. Therefore these are noble, these are inert in nature. इनके अंदर स्पेस नहीं है कि मजीद इलेक्ट्रॉन आ जा सकें, इस वजह से ये किसी से रिएक्शन नहीं करती, इनको इनर्ट कहा जाता है। इस इनर्ट बिहेवियर को गेन करने के लिए, इस इनर्ट बिहेवियर तक पहुंचने के लिए एलिमेंट अब केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो इनर्ट बिहेवियर की तरफ चले जाएं, ताकि वो अपने आप के अंदर इनर्टनेस, नोबल बिहेवियर जनरेट करें। दैट इज द मेन कॉज ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग। तो इसको आप जब दोबारा सुनेंगे तो आपको फिर अंदाजा हो जाएगा। नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो नोबल गैस की तरह बिहेव करें, इनर्ट बिहेवियर जो है वो अपना शो करें। तो ये इसका आ जाएगा, आपका कॉज बन जाता है। तो अब हम जिस चीज को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वो क्या है, अब आपका एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज से रिलेटेड डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। बेसिकली दीज आर कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। ये पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज का एक आर्टिकल है जिसमें हम एटॉमिक साइज देखेंगे, आयनिक आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। तो सबसे पहले हम एटॉमिक साइज को डील करते हैं कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई एक ही बात है। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई ये एक ही चीज है, इसमें घबराना नहीं आपने। अब बेसिकली होता क्या है, आपने यूं करना है कि आपने किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का साइज जो है वो निकालना है, उसका साइज आपने मेजर करना है। तो बेसिकली अब हम इसका किस तरह जो है वो मेजर कर सकते हैं साइज। अगर हम इस चीज पे गौर करें, आपने ये देखा कि जो भी एटम है वो स्मॉल इन साइज होता है। ठीक है, स्मॉल इन साइज है, लेकिन इनकी बाउंड्रीज शार्प नहीं होती। आप इनके दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बहुत छोटा पार्टिकल होता है। हम क्या करते हैं, 2 एटम लेते हैं, 2 एटम्स को कंबाइन करते हैं। मसलन आपने यहाँ पर मसलन ये एक ले लिया, हाइड्रोजन के 2 एटम यहाँ पे लिए। हाइड्रोजन का एक एटम है, ये हाइड्रोजन के 2 एटम है। इन दोनों एटम्स को आपने आपस में कंबाइन कर दिया। मसलन यहाँ पे अगर मैं ऐसे डॉट डालूं, ज्यादा बेहतर है ताकि सेंटर निकालना आसान हो। इससे लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस ओवरऑल बनता है, दैट इज इक्वल टू 75.4। ठीक है जी, 75.4 पिकोमीटर। पिकोमीटर, ठीक है, पिकोमीटर में ये डिस्टेंस बनता है। अब आप इसका हाफ कर लें। अगर आप इसका हाफ करेंगे तो दोनों का रेडियस जो है वो निकल आएगा। 75.4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका बनता है 37.7 पिकोमीटर। 37.7 पिकोमीटर। इट्स मीन हाइड्रोजन के एक एटम का जो रेडियस है दैट इज 37.7 पिकोमीटर। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी, हमने डिस्कस की कि इस तरह जो है आप इसका रेडियस जो है वो निकाल सकते हैं। इस तरह हम इसके रेडियस को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको मज़ीद ध्यान से देखें, आपने निकाला हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का निकला है आपका 37। अगर हम हीलियम का देखते हैं तो हीलियम का है 31। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का 37.7 है, हीलियम का 31 है। ठीक हो गया जी। हम पीरियोडिक टेबल में ऐसे मूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन, फिर हम ले रहे हैं हीलियम, यहाँ पे लेंगे लिथियम, और यहाँ पे आएगा आपका ब्रिलियम,
फिर आएगा आगे बोरोन यहाँ पे कहीं, ठीक है जी। अब हमने इनके साइजेस देखने हैं। लिथियम का कितना है, लिथियम का 152 है, बेरिलियम का 1111 है, और इसी तरह बोरोन का 83 है, ठीक है जी। ये आप जरा थोड़ा सा ध्यान दें इस तरफ। अब देखें कि आप हाइड्रोजन पे थे तो 37.7 साइज था, जब आप हीलियम पे चले गए साइज कम हो गया। एज इट इज लिथियम का 152 था, बेरिलियम का 111 कम हो गया, बोरोन का और कम हो गया। जो जो आप लेफ्ट से राइट मूव करते जा रहे हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, क्यों करता है, इसको हम कहते हैं बेसिकली ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो अभी हमने ये एटॉमिक साइज देखा। एटॉमिक साइज के इतना डिटेल में आपने नहीं जानना, जस्ट आपने ये बताना है कि हम एटॉमिक साइज को मेजर क्यों नहीं कर सकते। एटॉमिक साइज को जो हम मेजर नहीं कर सकते, देयर आर टू मेन फैक्टर्स। पहले भी एक बता चुका हूं कि इनकी बाउंड्री शार्प नहीं होती। उसके बाद इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नेबरिंग एटम से जो है वो इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो है जो एटम का साइज है ये चेंज होता रहता है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। मसलन ये किसी दूसरे एटम के साथ जाएगा, इसकी जो है ना शेप चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सही है वो तब्दील हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आप एटम के साइज को मेजर नहीं कर सकते। तो ये दो आपने फैक्टर याद करने हैं, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन करनी है। अब हम आते हैं इसके ट्रेंड्स की तरफ, जिनको आपने समझना है अच्छे तरीके से कि ये किस तरह डील किए जाते हैं। बुक से बस आपने यही काम करना है, एटॉमिक साइज जो मैंने लिखी हैं ये याद करने हैं, डेफिनेशन और दो फैक्टर्स आपने इसके तैयार करने हैं। तो अब हम देखते हैं एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है। एटॉमिक साइज का ट्रेंड मतलब पीरियड में कैसे बिहेव करता है और ग्रुप में ये किस तरह बिहेव करता है। पीरियड और ग्रुप में इनका बिहेवियर क्या है, ठीक है जी। अब ट्रेंड का मतलब ये है कि अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करें तब क्या बिहेवियर शो करेगा, टॉप टू बॉटम मूव करें तो तब ये किस तरह का बिहेवियर शो करता है। अब जरा आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, हम एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक हो गया जी। ये कॉन्सेप्ट बना लिया, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, यानी इन पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो इसके उलट होता है ग्रुप के अंदर, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, ठीक हो गया। अभी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली थी, मसलन आपने लिखा था हाइड्रोजन, इसका था 37.7 और आपने लिथियम लिया था दैट इज 52। अगर आप सोडियम लेते हैं तो सोडियम का बनता है जी 186 और पोटेशियम का बनता है 237। अब जरा खुद गौर करें इनके साइजेस पे कि जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, साइज इनका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। टॉप टू बॉटम साइज इनका इंक्रीज कर रहा है। और जो ही आप जाते हैं जी ऐसे लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर आप जाते हैं बोरोन, साइज ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, इनका डिक्रीज कर रहा है। इसका 111 है और इसका 83 है। लेफ्ट टू राइट साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो ये इसकी मूवमेंट है और टॉप टू बॉटम देखेंगे तो ये मूवमेंट है। हम कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। बट देयर आर सम रीजंस, सिर्फ ऐसे खुद नहीं हुआ, कुछ रीजंस हैं उसके। उन रीजंस को हम देखेंगे, उन रीजंस को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कॉजेज हैं, कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज कर जाता है, टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज कर जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका कॉज क्या है, किस वजह से ये डिक्रीज कर गया। लेफ्ट टू राइट की मैं बात कर रहा हूं अभी। सबसे पहले हमने ये देखना है लेफ्ट टू राइट क्या होता है। सबसे पहले सेम शेल आपका आता है, शेल चेंज नहीं होता, ये याद रखिएगा, नो चेंज इन द शेल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सेम शेल यानी नो चेंज, शेल में चेंज नहीं होता। अब सेम शेल में इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है, ठीक है जी। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है, दैट इज द फर्स्ट कॉज।
कि जब सेम शेल होगा इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है तो फिर आगे क्या होता है, अब इसको पहले समझ लें। मसलन अब आप देखें, मैं एग्जांपल देने लगा हूं किस तरह एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, शेल जो है वो आगे नहीं बढ़ता। अब जरा देखिएगा, आपने अभी लिया है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। आपने लिया है ब्रिलियम, ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं। यू हैव टू ऑब्जर्व द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 और 2s1। अब इसके 3 पूरे हो गए लिथियम के, गौर करें, लिथियम के 3 पूरे। अब इसका शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 2, और s इसका जो है वो ऑर्बिटल है, एक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अब इसको देखें, ये 2 है, ये चेंज नहीं होगा। ब्रिलियम का जरा देखें, ब्रिलियम का क्या होगा 1s2 और क्या होगा अब 2s2। अब देखिए शेल इसका 2 ही रहा, शेल इसका अब 2 ही रहेगा। ब्रिलियम के देखें आपने शेल तब्दील नहीं किया, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2, सेकंड ही में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। हम ऑर्बिटल नहीं देख रहे, हम शेल देख रहे हैं। अगर आप देखते हैं थर्ड एग्जांपल, मसलन आप लेते हैं बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, कन्फिग्रेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p1। अब देखें शेल कौन सा है, फिर वही है 2 है, ठीक है, शेल नंबर 2 है और शेल नंबर 2 ही में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। किस तरह इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, आप देखें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे शेल नंबर 2 में कितने हो गए 2 और 1 3। इसी एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि शेल सेम है और सेम शेल में इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है। ठीक है जी, अब इसको मैं रेज करने लगा हूं। दूसरा पॉइंट इसका, दूसरा कॉज क्या है, जब सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस, प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस। प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस का मतलब आप जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। ये बार बार आपको बताया जा चुका है, बड़ी डिटेल से मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन नंबर डील विद द एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स आर रिलेटेड विद द एटॉमिक नंबर। आपको एग्जांपल मैं दे चुका हूं पहले भी, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब सोडियम के इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। एज इट इज आप लिथियम ले लें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5। अब देखें इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से प्रोटॉन बढ़ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन हैं और प्रोटॉन भी 3 हैं। इसके इलेक्ट्रॉन 4 हैं, प्रोटॉन इसके 4 हैं, इलेक्ट्रॉन इसके 5 हैं, प्रोटॉन इसके 5 हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन नंबर भी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इंक्रीज करेगा। ठीक है जी, प्रोटॉन नंबर भी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इंक्रीज करेगा। अब इसके इंक्रीज करने से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज कर जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम Z इफेक्टिव, ऐसे ZEF से भी डिनोट करते हैं। ठीक है जी, Z इफेक्टिव होता क्या है, मसलन आपने ये लिया है सोडियम, इसका एक शेल, ये इसके एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह आपने अगला शेल लिया, इसके अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और इसी तरह आपने तीसरा शेल लिया, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम के आपने पूरे कर दिए। अब सोडियम के जब 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो अब देखें सोडियम इन तीनों के ऊपर एक बराबर की फोर्स लगा रहा है। ठीक है, पहले पे ज्यादा लगाता है, दूसरे पे कम लगाता है, तीसरे पे और कम लगाता है, लेकिन इन तीनों का जो एवरेज है वो सेम है। इन तीनों का एवरेज क्या है, सेम, उसको हम क्या कहते हैं Z इफेक्टिव। मसलन एवरेज सेम का मतलब ये है कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन डिक्रीज की है इंटरवीनिंग शेल की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं Z इफेक्टिव। मसलन सोडियम खींच सकता है 20 कूलम फोर्स के साथ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 20 कूलम फोर्स के साथ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, सोडियम खींच सकता है। लेकिन जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो मसलन 16 कूलम्स के साथ खींचता है। तो ये जो इसके अंदर डिक्रीज आया है चार्ज के अंदर, अट्रैक्शन के अंदर जो डिक्रीज आया है, दिस डिक्रीज इज ड्यू टू द इंटरवीनिंग। इंटरवीनिंग का मतलब जो दरमियान के शेल्स में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी रिपल्जन की वजह से ये साइज जो है वो, ये साइज कह रहा हूं, इफेक्टिव चार्ज जो है वो डिक्रीज करेगा। दैट इज कॉल्ड Z इफेक्टिव। इसको Z इफेक्टिव कहा जाता है। जो एक्चुअल से थोड़ा सा कम होता है उसको क्या कहते हैं हम, Z इफेक्टिव कहा जाता है।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, फर्क ये पड़ता है शेल सेम है, शेल में तो कोई तब्दीली नहीं हुई, बेशक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अब क्या होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगी, अट्रैक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू नो चेंज इन शेल। जब अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगी साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। जब पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन बढ़ेगी, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, साइज डिक्रीज कर जाएगा। दीज आर द फोर फैक्टर्स, दीज आर द फोर कॉजेज दैट आर डिस्कस्ड हियर। ठीक है जी, सेम शेल है, कोई इसके अंदर जो है वो चेंज नहीं आया, शेल का इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, मिसाल दे चुका हूं, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज करती है, और अट्रैक्शन के इंक्रीज करने की वजह क्या है, शेल के अंदर कोई चेंज नहीं आया, जिसकी वजह से साइज उसका डिक्रीज कर जाएगा एज इट इज। अब हम ऑब्जर्व करते हैं इसका कॉज ग्रुप के अंदर। ग्रुप में क्या होगा, अब ग्रुप में होता है टॉप टू बॉटम शेल चेंज होते हैं, ठीक है जी, चेंज इन शेल, शेल के अंदर चेंज आता है, चेंज इन शेल, और चेंज इन शेल में ही इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है, या यूं कह सकते हैं हम डिफरेंट शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखें, ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे लिथियम है, ये एग्जांपल है आपकी, हाइड्रोजन ऊपर है, इलेक्ट्रॉन 1 है, लिथियम है, इसके इलेक्ट्रॉन 3 है, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं। हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन करें तो कन्फिग्रेशन है 1s1, इसका अब शेल कौन सा है, पहला। लिथियम का चेक कर लें, लिथियम का क्या आएगा, 1s2 और 2s1, शेल तब्दील हो गया है। अब जरा गौर करें, टॉप टू बॉटम आए हैं, शेल तब्दील हो गया है। इसी तरह सोडियम ले लें, सोडियम के क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा। आप देखें शेल तब्दील हो गया, 3 2 1, इलेक्ट्रॉन ऐड तो हो रहे हैं लेकिन सेम शेल में नहीं हो रहे, डिफरेंट शेल में हो रहे हैं। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है डिफरेंट शेल्स के अंदर, शेल यहां पे तब्दील होते हैं। दूसरा पॉइंट, बेशक शेल तब्दील हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, ये पॉइंट आपका सेम रहेगा, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करेगा, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करेगा। जब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे इफेक्ट क्या आता है, आप इसको बेशक देख लें, ये भी इंक्रीज करता है, लेकिन डिफरेंट शेल्स की वजह से अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगी। पहले यहां पे इफेक्टिव का लिख लेते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और फोर्थ क्या है, अट्रैक्शन डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन शेल। अब इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने कि न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ भी रहा है, अट्रैक्शन डिक्रीज भी कर रही है, ये क्या चक्कर है। रूल यही है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन यहां पे कम हो रहा है। उसके कम होने की वजह क्या है, कम होने की वजह यह है कि शेल उसके अंदर चेंज हो रहे हैं। जब शेल चेंज होंगे, जाहिर बात है साइज, आप देखें ये बीच में ये शेल आ गए, ये रिपेल करेगा, इसमें ये शेल आ गए, दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने से साइज बढ़ता जाता है। रिपल्जन की वजह से, शेल के चेंज होने की वजह से जो है अट्रैक्शन कम होती जाती है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को कम होल्ड करता है, जिसकी वजह से साइज इसका क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। दैट इज द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। ठीक हो गया जी, ये हमने यहाँ पे एटॉमिक साइज का देखा। अब हम इसी से रिलेटेड देखते हैं एटॉमिक साइज के साथ कोवलेंट और आयनिक रेडियाई, कोवलेंट और आयनिक रेडियाई। अब जरा सबसे पहले मैं डील करता हूं कोवलेंट रेडियाई को, ठीक है जी, कोवलेंट रेडियाई सेम रूल है, कोई तब्दीली नहीं आएगी। कोवलेंट रेडियाई भी ऐसे है, आयनिक रेडियाई भी ऐसे। कोवलेंट रेडियाई बेसिकली क्या है, कोवलेंट रेडियाई हम किसको कहते हैं, कोवलेंट रेडियाई बेसिकली आपका वो जो है वो रेडियस होगा, या हम वो रेडियस लेंगे, दैट इज द कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम कोवलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। तो जो आप देखते हैं कोवलेंट रेडियाई, वो बेसिकली दो
ऐसे एटम जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है उनके दरमियान, जो सिमिलर एटम है उनके दरमियान जो भी डिस्टेंस निकलेगा दैट इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियाई। आपको मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी थी, H2 आपने बनाना था तो आप इस तरह डील करते थे, ये आपने H का एक एटम लिया, ये आपने H का दूसरा एटम लिया, इनके दरमियान जो डिस्टेंस बना था वो 75.4 समथिंग था, और जब आप इसका हाफ करते हैं तो हाफ इसका कितना बनता है, इसका हाफ बनता है 37.7 समथिंग। ठीक है जी, तो ये बेसिकली क्या कहलाता है, कोवलेंट रेडियाई। आपने डेफिनेशन करनी है और इसकी ये एग्जांपल करनी है, ट्रेंड्स आर द सेम। यहाँ पे कोवलेंट रेडियाई लिखना है, कोवलेंट रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज इट इज, कोवलेंट रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये सेम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आपने समझना है कि यहाँ पे जस्ट आपने कोवलेंट का वर्ड ऐड करना है, इधर भी आपने कोवलेंट का वर्ड ऐड करना है। कोवलेंट साइज या कोवलेंट रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड कोवलेंट रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रीजन सेम है, ये सारा आपका प्रोसेस जो है वो सेम है। अगर ये आपको पहले वाला समझ आया है तब आपको अगला समझ आएगा। इसी तरह अब आप ले लेते हैं आयनिक रेडियाई। ठीक है जी, अब आयनिक रेडियाई की तरफ आए, आयनिक रेडियाई जो है वो क्या है। आयनिक रेडियाई भी बेसिकली आपका जो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे दो आयंस के दरमियान होगा। ठीक है, दो आयंस के दरमियान जो डिस्टेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक रेडियाई का जो है वो नाम देते हैं। मसलन हम इसको किस तरह देख सकते हैं या किस तरह ये निकाला जा सकता है, आप लेते हैं सोडियम का। ठीक है जी, सोडियम का बेसिकली आया है आपका 95, हमने दो लिए, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, सोडियम का जो है वो 95 है, डिक्रीज कर गया, 186 से 95 आ गया। इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों इसका साइज डिक्रीज कर गया, हालांकि आपने यहाँ पे 186 पढ़ा है और यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है, इसका रीजन भी आपको बताता हूँ क्या है। सोडियम आयन, पॉजिटिव आयन का कितना हो गया, 95 साइज डिक्रीज करके 95 पे आ गया, और क्लोरीन का 181 हो गया है। ठीक है, क्लोरीन का जो ओरिजिनल है वैसे क्लोरीन एटम का दैट इज 1, बल्कि इसका कितना है जी, 99 है, इसका 99 पिकोमीटर। क्लोरीन का ओरिजिनल 99 पिकोमीटर है, लेकिन अब देखें क्लोरीन का इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज कर गया, इसको अभी हम ऑब्जर्व करते हैं ये कैसे इंक्रीज किया है, और इनका जो है वो डिस्टेंस या इनका रेडियस जो है वो क्या आता है, इसको आज हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह हम इसको निकाल सकते हैं, टोटल ये कैसे निकल सकता है। अब आपने क्या देखना है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये वाला आयनिक रेडियस आपने क्या पढ़ा अभी, ये भी डेफिनेशन में, कि दो आयंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियाई। अब देखें जरा सोडियम का, ये मैंने मसलन सोडियम का लिया है, ये आ गया। ठीक है जी, और ये आपका आ गया क्लोरीन का साइज, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो ये इनके दरमियान जो है वो आपका टोटल डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड आर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आर, ये टोटल डिस्टेंस है इनका। अब आर क्या होगा, अब आर होगा आपका सोडियम का रेडियस प्लस क्लोरीन, जरी बात है, सोडियम का रेडियस प्लस क्लोरीन का रेडियस, सोडियम के रेडियस को आर प्लस कहेंगे और क्लोरीन के रेडियस को आर नेगेटिव कहेंगे। ठीक है जी, सोडियम के रेडियस को आर पॉजिटिव और क्लोरीन के रेडियस को आर नेगेटिव हम यहाँ पे कहेंगे। तो आप देखते हैं ये टोटल कितना बनता है इसका, अगर हम इसको ऐड करें तो ये कितना बनता है, आर इज इक्वल टू 95 प्लस 181, तो ये आपका टोटल बनेगा, इसका जो टोटल डिस्टेंस आता है दैट इज कॉल्ड, ये ऐड कर लेते हैं 6, ये ठीक है जी 276 पिकोमीटर। तो ये इसका जो है वो डिस्टेंस निकल आता है टोटल, यानी टोटल रेडियस जो है वो आयनिक रेडियस आपका इतना बनता है। ठीक है, टोटल आयनिक रेडियस आपका इतना बनता है, और आप इसका अगर हाफ करते हैं तो दोनों का निकल आता है। एक अगर आप इसको हाफ इस तरह नहीं करेंगे, आप जिस तरह पहले आपने हाफ की, देखो साइज अब तब्दील है, अब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, इस फार्मूले को यूज करके फिर आप जो है वो इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। फिलहाल आप सीधा सीधा करें, ये आपका आयनिक रेडियस है एज इट इज, इसका भी ट्रेंड है, इसके भी जो है वो कॉजेज हैं। एटॉमिक जो रेडियस आपने भी किया था उसका ही ये सीक्वेंस है, आयनिक रेडियस। ठीक है, आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
इसी तरह आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सेम कॉज सेम रीजन, कोई इसके अंदर तब्दीली नहीं है, जस्ट वर्ड आपने तब्दील करने। वैसे इसके ट्रेंड आपकी बुक में नहीं है, जस्ट उन्होंने यहाँ पे ये थीम जो है वो किया है, आयनिक रेडियाई को डिफाइन करें और आयनिक रेडियाई कैसे निकाला जाता है। अगर आप ये भी कर लेते हैं तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपने एटॉमिक साइज में पहले ही कर लेना है, जस्ट आपने नाम उसका तब्दील करना है। तो ये आपका हो जाएगा कोवलेंट रेडियाई और आयनिक रेडियाई। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो मुझे बेशक मैसेज करके पूछ लीजिएगा, और वरना जो है वो इस वीडियो को आप दोबारा देखें बार बार, ताकि आपको जो है वो इन चीज़ों का अंदाज़ा हो। अब हम आते हैं असल काम की तरफ, जो कि थोड़ा सा अब आपका मुश्किल काम भी है। तो अब देखते हैं कि किस तरह होगा। यहाँ पे हम ये रेज कर देते हैं, ये भी रेज करते हैं, इधर से ये रेज करते हैं, क्योंकि अब सब चीज़ें हम उल्टी होने वाली हैं। ठीक है, तो उनको आप देखते हैं कि क्या क्या हम अब उनके साथ कर सकते हैं। ये भी मैं रेज करने लगा हूं यहां से, और ये चीज भी लिखने का मकसद कोई नहीं, क्योंकि आप इसको समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आयनिक रेडियाई का और इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ। ये जो आपने Na पॉजिटिव का साइज 95 किया है ये, और क्लोरीन का जो आपने 181 किया है ये। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अभी ये मैंने लिख लिया, मुझे याद रहेगा कि ये बताना है आपको। तो आयनिक जो आपकी अब यहाँ पे अगली टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी ये है कि ये वो एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड। ठीक है जी, ये आप यहां डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी भी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, हमने मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपने ये लिया मैग्नीशियम, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, इधर आ गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो डेल्टा एच है इसका वो 738 किलो जाउल पर मोल है। अब देखें ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो आपको जब मैंने कैटाइन एनाइन का डिफरेंस बताया था चैप्टर 1 में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैटाइन फॉर्मेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस और एनाइन फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये वो चीजें आपकी रिकॉल भी हो जाएंगी। तो ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, और ये आपकी साथ इसकी एग्जांपल आ जाएगी। अब यहाँ पे हम एक और चीज करते हैं, वो चीज क्या है कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फर्स्ट आयोनाइजेशन है, 2 निकालते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, 3 निकालते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है, 4 निकालते हैं तो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड सो ऑन। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से निकालें फर्स्ट आयोनाइजेशन, 2 निकालें सेकंड आयोनाइजेशन, 3 निकालें थर्ड आयोनाइजेशन, 4 निकालें फोर्थ आयोनाइजेशन, इसी तरह ये आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है वो बढ़ती जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, second ionization energy is to remove the another electron from the outermost shell, third ionization energy is to remove the another third electron from the element or the atom or the gaseous ion। तो ये बेसिकली अब आपकी क्या बनेगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन निकालें फर्स्ट, 2 निकालें सेकंड, 3 निकालें तो थर्ड हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन भी आपकी होगी, सेकंड भी हमने डील कर ली। अब इसका हम रीजन और कॉज देखते हैं, बाद में हम देखेंगे कि ये किस तरह डील होती है। पीरियड और ग्रुप में क्या होता है ये आप याद रखिए, जितनी आगे चीजें आ रही हैं, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज से उल्ट ट्रेंड है इनका, साइज से अपोजिट ट्रेंड है इनका। साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसको मैं रेड से लिख देता हूं ताकि फर्क जो है वो वाजे रहे। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी increases
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज से उल्ट ट्रेंड है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जब आप एटॉमिक साइज को डील करते हैं, एटॉमिक साइज को देखते हैं, एटॉमिक साइज को याद करें, एटॉमिक साइज के उलट बाकियों के ट्रेंड होते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज इट इज हियर, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये टॉप टू बॉटम क्या करेगी आपकी, अब डिक्रीज कर जाएगी। टॉप टू बॉटम इसने डिक्रीज करना है, ठीक है। अब किस तरह डिक्रीज करती है, सेम रीजन है, कोई रीजन में चेंज नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, सेम शेल है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, वही रूल। प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहा है, वही रूल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, वही रूल। अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है ड्यू टू नो चेंज इन द शेल, सेम रूल। अट्रैक्शन के इंक्रीज करने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, बिकॉज अट्रैक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। या यूं कह सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये आपने चीज याद रखनी है कि जब अट्रैक्शन बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, मतलब जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा। देयरफॉर यू कैन से दैट अट्रैक्शन इज इंक्रीज्ड, then ionization is increased. If attraction is decreased, ionization is decreased. These are directly related with each other, but attraction is inversely related to the size. Attraction increase, size decrease. ये पीछे हम करके आए हैं। अब यहाँ पे ग्रुप का देखें, ग्रुप में क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आए, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्यों, शेल चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डिफरेंट शेल की वजह से अट्रैक्शन डिक्रीज कर रही है। और जब अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। देयर आर सम एग्जांपल्स दैट आर रिटन इन योर बुक। हम वहां पे ये लिख लेते हैं कि आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है। मसलन हाइड्रोजन लेते हैं, उसकी है 1313। अगर हम लेते हैं जी लिथियम, उसकी है 520। और अगर हम लेते हैं सोडियम, उसकी है 496। अब ये देख लें, टॉप टू बॉटम एनर्जी डिक्रीज कर रही है, टॉप टू बॉटम एनर्जी डिक्रीज कर रही है। लेफ्ट टू राइट जाएं, आप हीलियम की तरफ जाएं, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, एनर्जी देखें 2372 किलो जूल पर मोल, 2372 एनर्जी इंक्रीज कर गई है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट एनर्जी इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। ये आपने एग्जांपल जो है वो यहाँ पे डील करनी है। अब हम आते हैं अगले दो फैक्टर्स की तरफ, बिल्कुल सेम ट्रेंड्स हैं इनके, कोई चेंज नहीं, जस्ट आपने डेफिनेशंस करनी है। इनकी डेफिनेशन एग्जांपल जिस तरह ये की है ना, एज इट इज इनकी डेफिनेशन एग्जांपल करेंगे, बाकी ये सब सेम है, जस्ट नाम यहां से तब्दील करना आपने, ठीक है। मसलन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये आपका सेम रहेगा, आगे जितने भी आ रहे हैं सेम है, जस्ट आपने उनकी डेफिनेशंस को डील करना है, ठीक है। मैं उनकी डेफिनेशंस की तरफ आता हूँ, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट बताता हूँ कि पॉजिटिव का साइज कम क्यों हुआ था, फिर नेगेटिव का साइज क्यों कम हुआ था। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपका है। यहाँ से मैं आयोनाइजेशन का वर्ड हटा देता हूँ, इसकी जगह पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक हो गया जी। अब जरा देखिएगा, अब हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी मीन अट्रैक्शन, एफिनिटी मीन अट्रैक्शन। अब हम इसको डील करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली क्या है, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज द एनर्जी रिलीज्ड, ये एनर्जी रिलीज होती है, वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसियस एटम। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है आपने, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दो इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं, इसमें जो है वो आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जिसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड
ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हैं तो किसी भी पार्शली फिल ऑर्बिटल के अंदर, पार्शली फिल क्या होता है, मसलन ये आपने दिया हुआ है ना 2p2 है, तो p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। मसलन एक px होता है, एक py होता है और एक pz होता है। ये तीन आपने नाम याद रखने हैं, px py pz, ये तीन ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये तीन ऑर्बिटल्स हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, एक इधर और एक इधर। दीज आर कॉल्ड पार्शियली फिल, हाफ फिल, ये हाफ फिल ऑर्बिटल्स हैं। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। आपने बुक से डेफिनेशन तैयार करनी है, ब्लू कलर में 161 पेज पे ये लिखी हुई आपको मिल जाएगी, ठीक हो गया जी। तो ये आपकी आ गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली अब हमने देखनी है क्लोरीन की। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बना, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव बना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई, डेल्टा H कितना होगा, -349, ठीक है जी, -349 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी वो रिलीज करता है। देखिए नेगेटिव है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एनर्जी रिलीज हो रही है, नेगेटिव है, तो ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। ये आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज इट इज। इसका ट्रेंड है, ट्रेंड भी आपका बिल्कुल सेम है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट वर्ड ऐड कर देना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज इट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक हो गया जी। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसका कॉज देखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो कॉज क्या है, सेम शेल है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहा है, वही सारा सब कुछ वही है। यहां पे आपने जस्ट क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। अट्रैक्शन कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। जितना साइज कम होगा उतने खींचने की सलाहियत ज्यादा होगी, उतनी एफिनिटी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं जितनी एफिनिटी कहती है अट्रैक्शन को, सिंपल इन सिंपल वर्ड्स, एफिनिटी मीन अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। अट्रैक्शन कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम। सेम रीजन आ रहा है, सेम रीजन आ रहा है। देखिए अब एटॉमिक साइज के उलट है बिल्कुल। यहाँ पे डिक्रीज था साइज का, यहाँ पे साइज का इंक्रीज था। आयोनाइजेशन इंक्रीज, आयोनाइजेशन डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, एंड सो ऑन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, ठीक है जी। ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक छोटा सा आर्टिकल। अब हम आते हैं फोर्थ वाले पे, जो कि लास्ट हमारा आज के लेक्चर का आर्टिकल है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद फिर हम आपको रीजन बताएंगे, जो रीजन हमने अभी डिस्कस करना था, ठीक है। इसको भी मैं रेज कर दूं ताकि फिर हमारे लिए बाद में आसानी रहे, ठीक है जी। अब हम आ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, ठीक है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम ये देखेंगे कि जो भी आप ले रहे हैं एलिमेंट, जब आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करनी है तो ये होगा, तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, tendency of atom to attract shared pair of electron। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब आप अट्रैक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम अगर इसको बेसिकली देखें तो ये पॉजिटिव नेगेटिव से रिलेटेड है कि पॉजिटिव नेगेटिव को कितना खींचता है, कितनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। विदाउट एग्जाम्पल हम आप चलने लगे आगे। कॉज आपने देखना है पीरियड के अंदर और आपने ग्रुप के अंदर क्या है। तो आप देखें इसके अंदर जो तब्दीली आई है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases from left to right, electronegativity decreases from top to bottom, ठीक है। सेम रीजन है, वही जो भी आप करके आए हैं, इसके अंदर कोई तब्दीली कोई चेंज नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देना है, दैट इज कॉल्ड E.N,
ठीक है, शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अट्रैक्शन। अब देखें, अट्रैक्ट शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वर्ड क्या है, अट्रैक्ट, तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, अट्रैक्शन कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अट्रैक्शन को डिक्रीज कर जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अब आपकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया जी, ये आपका एक आर्टिकल बन गया, जिसको आपका, बल्कि एक पार्ट आप कह लें, आपका एक पार्ट इस चैप्टर का जो है वो सॉल्व हो चुका है। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है, अलग अलग से इनके नाम भी हैं, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कोवलेंट आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे ये दो रीजन हमने करने हैं, इन दो रीजन को देखें, इसके बाद आपका लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। तो आप दो रीजन को समझ लें, यहाँ से मैं इनको रेज करने लगा हूँ, ये अब आपका कंप्लीट हो गया। अब हम कंसेप्चुअल जो दो क्वेश्चन मेन आपके पेपर में आते हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब देख लेते हैं हम जी, सोडियम का आपने यहाँ पे पॉजिटिव और सोडियम सिंपल, एज इट इज क्लोरीन नेगेटिव और क्लोरीन सिंपल। अभी हम देखते हैं इनके साइजेस का क्या जो है वो हमारे पास फर्क बना और किस तरह हमने इनको डील किया। अगर हम देखें क्लोरीन सोडियम का 186 से रिड्यूस होके आया है 95 की तरफ, और क्लोरीन का 99 से जो है वो इंक्रीज करके आया है 181 की तरफ। ठीक है जी, 99 से ये इंक्रीज किया और ये 186 से डिक्रीज किया। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, हम कहते हैं कैटाइनिक रेडियस इज लेस देन पेरेंट एटम। ये कॉन्सेप्ट आपका बन गया, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कैटाइनिक रेडियस इज लेस देन पेरेंट एटम, या Na positive is less in size than Na atom। वही चीज है। ठीक है, मैग्नीशियम का भी आप लिख सकते हैं, Mg plus is less in size than Mg atom। ध्यान रखिएगा, दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। इसका हमने रीजन देना है, पेपर में ऐसे आता है कि कैटाइनिक रेडियस इज लेस देन पेरेंट एटम, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें, क्या होगा, बात समझें ध्यान से, अपनी वर्डिंग में करने की कोशिश करें। अगर अपनी वर्डिंग में नहीं कर सकते, आप नेट से इसको देख लें, बुक पे भी बाकायदा इसका आंसर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, आपने बस ध्यान रखना है। कैटाइनिक रेडियस इज लेस देन द पेरेंट एटम, क्यों होता है ऐसे, अब देखें, सोडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन हैं 11, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन भी कितने हो गए इसके 11, ये भी हम करके आए हैं। और Na पॉजिटिव का मतलब क्या है, Na पॉजिटिव का मतलब है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितने रह गए, अब 10 इलेक्ट्रॉन निकाला है। इलेक्ट्रॉन के निकालने के साथ प्रोटॉन नहीं निकलता, प्रोटॉन यहां से नहीं निकलेगा। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसके कितने रह गए 10 और प्रोटॉन इसके कितने हैं 11। प्रोटॉन इसके अपनी जगह पे 11, प्रोटॉन तब्दील नहीं हुए, एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से प्रोटॉन तब्दील नहीं होते। तो अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, रेशो इनकी चेक कर लें, रेशो इनकी सेम आ रही है, लेकिन यहां पे इन दोनों की रेशो क्या है, डिस्टर्ब। प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। जब पॉजिटिव चार्ज आपका ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को ज्यादा खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेशो डिस्टर्ब हो चुकी है। जब पॉजिटिव ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके साइज या रेशो के अंदर जो डिस्टर्बेंस आई है उसकी वजह से साइज इसका डिक्रीज कर जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की वजह से साइज इसका डिक्रीज कर जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, बी अटेंटिव। आपने सोडियम लिया, इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन 11, रेशो सेम। Na पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकालने से अट्रैक्शन की रेशो में डिस्टर्बेंस आया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की रेशो में डिस्टर्बेंस आया है। इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, प्रोटॉन 11 है। प्रोटॉन 11 का मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो साइज डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू द अट्रैक्शन।
ठीक हो गया जी। दैट इज द रीजन, दैट इज द आंसर ऑफ दिस कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कैटायनिक रेडियस इज लेस देन द पेरेंट एटम। ठीक हो गया जी। अब आ जाए आप दूसरे पे। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, इसके लिए हम माजरत खा हैं, ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ये मजबूरी है हमारी, क्योंकि ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके उलट लिखते हैं। इसके उलट क्या है? एनायनिक रेडियस इज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। सेम स्टेटमेंट, जस्ट क्या वर्ड आ गया? ग्रेटर का। एनायनिक रेडियस, एनाइन नेगेटिव चार्ज अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है देखेंगे। Cl नेगेटिव इज ग्रेटर इन साइज देन Cl एटम। ठीक है जी। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह हम कर सकते हैं इसको। ठीक है जी। तो अब इसका आंसर, इसका रीजन क्या है? अब देखिए, क्लोरीन, क्लोरीन के टोटल इलेक्ट्रॉन है 17, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17। ये क्या है अब आपका? सेम रेशो के साथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपने क्या किया? Cl नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? 18। प्रोटॉन अपनी जगह पे हैं, प्रोटॉन तब्दील नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर से लेके आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा प्रोटॉन तब्दील नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तब भी प्रोटॉन तब्दील नहीं होगा। प्रोटॉन 17 के 17 हैं। अब देखें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो डिस्टर्ब हो गई है। जब ये रेशो आपकी डिस्टर्ब हो गई, क्या चीज ज्यादा है? नेगेटिविटी ज्यादा है। बेशक पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है, नेगेटिव बाहर से आया है ना। जब नेगेटिव बाहर से आएगा तो जो बाकी नेगेटिव अंदर पड़े हुए हैं वो बाहर वाले नेगेटिव को रिपेल करेंगे। जो अंदर के नेगेटिव हैं वो बाहर वाले, जो बाहर से नेगेटिव आए उसको रिपेल करेंगे। पहले ही हम नेगेटिव है, तू भी हमारे साथ आ रहा, निकल बाहर, निकल बाहर। जब उनकी अट्रैक्शन कम होती जाएगी और उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, रिपल्जन बढ़ेगी। रिपल्जन बढ़ने से साइज इंक्रीज कर जाएगा। साइज इंक्रीज करता है ड्यू टू रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्जन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो रिपल्जन होती है उसकी वजह से ये क्या कर जाएगा? साइज इसका इंक्रीज कर जाता है। देयरफॉर क्लोरीन एटम has the size of 99 while the chlorine negative has the size of 181. That is the main reason behind this sequence. ठीक हो गया जी। तो ये आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम दूसरे कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। रीजन यही है। अब इसको भी जरा देखिएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट बना लें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। वाई? ठीक है। या दूसरा घुमा के सवाल कैसे आता है? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इसकी हाई है, लेस है, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या है? हाई है। अब जरा देखिएगा क्यों हाई है, क्या हुआ है और क्या सीक्वेंस है इसका। मसलन आपने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम का आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जो डेल्टा एच आपको लिख के दिया था वो था 738 प्लस 738 किलो जाउल पर मोल। ठीक हो गया। लेकिन जो ही हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हैं, मैग्नीशियम में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो ये हो जाएगा Mg+2। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने एक और, यानी आपने यहां से निकाल दिया। ठीक है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है, ये +2, ये +1 था, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल के +2 कर दिया। अब जो डेल्टा एच चाहिए होगा दैट इज 1450 किलो जाउल पर मोल। ठीक है जी। अब देखें, एनर्जी बढ़ गई, ये एनर्जी कम है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। वाई? समझे? मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने,
जब मैग्नीशियम में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जो मैग्नीशियम है उसका एटॉमिक नंबर 12 है। अब देखिएगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन भी 12। आपने Mg+1 किया, क्या रह गया इधर 11, इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन क्या हो जाएंगे इसके अब 12। अभी हम करके आए हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, साइज डिक्रीज, साइज डिक्रीज, अट्रैक्शन ज्यादा। जब अट्रैक्शन ज्यादा हो, अगला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि साइज छोटा हो गया है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जब आपने Mg+2 करना होगा तो इलेक्ट्रॉन आपको 10 करने पड़ेंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, प्रोटॉन आपके 12 ही रहेंगे। तो अब आपका साइज और डिक्रीज करेगा, अट्रैक्शन और ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। यहाँ पे साइज कम हो गया है, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है। अट्रैक्शन की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, दैट इज 1450 किलो जूल पर मोल। देयरफॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया जी, होप सो। ये आपको आर्टिकल जो है वो आज के क्लियर हो गए होंगे। लेक्चर आपका बहुत लेंथी हो चुका है, तो कोई बात नहीं, आज आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, इसको समझना है, बुक से भी देखने की कोशिश करनी है। तो आपने जो चीज़ें करवाई हैं वही तैयार कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाब करे। ये चैप्टर अब आपको समझने में अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।